दोस्तों, आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मनी हाइस्ट सीरीज को। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा की मनी हाइस्ट की। और इस सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सीरीज का नाम है 9 आवर्स और इसके नाम के अकॉर्डिंग इसमें 9 ही एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड इस कहानी में चलने वाले हर घंटे की कहानी को दर्शाता है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये दमदार कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सीरीज की शुरुआत 1975 चेन्नई सेंट्रल जेल से शुरू होती है, जहां पर जेलर कैदियों की हाजिरी ले रहा होता है और दूसरी ओर हम 3 कैदियों को देखते हैं जो कचरों के डिब्बे में छुपके बाहर जा रहे होते हैं और बिना किसी की नजर में आए वो जेल से बाहर जाने में सफल भी हो जाते हैं। वो तीनों बाहर जाकर साइडू से मिलते हैं। साइडू उन लोगों को एक बैग देता है जिसमें कुछ सामान, हथियार और बदलने के लिए कपड़े होते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि इन तीनों को किसी खास मकसद से बाहर लाया गया है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि इनको शाम की हाजिरी से पहले ही लौटकर वापस आना है। मतलब सिर्फ इनके पास 9 घंटे ही हैं। इसीलिए इस सीरीज का नाम भी 9 आवर्स है। इधर हम एक फिल्म की शूटिंग होते हुए देखते हैं। शूटिंग का हीरो चंद्रशेखर अपने पीछे खड़े हुए डांसर को डांट लगाता है और उससे कहता है कि तुम सही से डांस नहीं कर रहे हो। फिर वो शूटिंग से ब्रेक लेकर अपने कुछ पर्सनल काम से बैंक की ओर निकलता है। इसके बाद हम डेक्कन इंपीरियल बैंक को देखते हैं। वहाँ की एक एम्प्लॉय गिरजा अपने एक साथी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है कि यहाँ के मैनेजर अब रिटायर होने वाले हैं और पता नहीं अब मैनेजर की पोस्ट किसको मिलेगी। उसी दरमियान पुरुषोत्तम नाम का एक व्यक्ति वहाँ आता है। वो भी इसी बैंक का एम्प्लॉय था और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पुरुषोत्तम गिरिजा के पति का दोस्त था। अपने दोस्त की मौत के बाद उसने अपने दोस्त की बीवी मतलब गिरिजा पर गंदी नजर रखना चालू कर दिया था। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इस बैंक की एक नई एम्प्लॉय श्रावणी यहाँ आती है और हमें पता चलता है कि श्रावणी का आज बैंक में पहला दिन है। उधर हम 3 कैदियों को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं और ये तीनों घबराए हुए लग रहे होते हैं। इधर श्रावणी वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलती है। मैनेजर साहब उससे कहते हैं कि इतने साल की नौकरी में मैंने ये बात सीखी कि काम के साथ सेहत भी जरूरी है। काम में व्यस्त होकर कभी खाना स्किप मत करना और यहाँ की टेंशन कभी घर मत लेकर जाना। ये बातें सुनकर श्रावणी को अपने पापा की याद आ जाती है और श्रावणी मैनेजर साहब को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चंद्रशेखर अपना बाउंस चेक लेकर आता है। वो मैनेजर से कहता है कि मेरा चेक कैसे बाउंस हुआ, जरा आप मुझे बताइए। तभी हम चंदू नाम के एक शख्स को देखते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम देखता है। वो डेप्यूटी मैनेजर गिरिजा के कहने पर श्रावणी के कैबिन के ऊपर लगे हुए बल्ब को ठीक करने लगता है और बल्ब ठीक करते समय गलती से बल्ब की लाइट श्रावणी के चेहरे पर जाकर पड़ती है। इससे श्रावणी थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही देखने लगते हैं। शायद उन दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। गिरिजा के टोकने पर चंदू श्रावणी को ताकना छोड़कर बल्ब ठीक करने लगता है। तभी वहाँ अफजल नाम का एक बंदा आता है जो वहीं बैंक में एम्प्लॉय होता है। आज उसकी एनिवर्सरी होती है, इसीलिए वो गिरिजा को अपना लीव लेटर पकड़ाता है और उसकी पत्नी मेहरुनिसा बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। फिर से हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों चोर होते हैं। उन तीनों लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो इसी बैंक को लूटने वाले हैं। उधर जब श्रावणी अफजल का लेटर मैनेजर के पास देने गई होती है तभी मौके का फायदा उठाकर पुरुषोत्तम गिरिजा के पास आता है और उसे तंग करने लगता है। उससे परेशान होकर गिरिजा बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम को अंदर से बंद कर लेती है, पर दरवाजा पुराना होने की वजह से वो परमानेंटली बंद हो जाता है और गिरिजा उसमें फंस जाती है। इधर वो तीनों चोर बैंक में घुसते हैं और मेन डोर को बंद करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखकर बैंक मैनेजर इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। उधर बाहर खड़ी अफजल की पत्नी अचानक बैंक को ऐसा बंद होते हुए देखकर परेशान हो जाती है और जब उसे बैंक में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जाकर देखने लगती है। तभी ऊपर बाथरूम की खिड़की से गिरिजा उसे बैंक में अंदर हो रहे इंसिडेंट की खबर देने लगती है। वो कहती है कि मैंने गेट में से देखा कि बैंक के अंदर कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। ये सुनकर मेहरुनिसा तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए निकल जाती है। फिर हम बैंक के पास एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक बंदे को ढूंढने के लिए आया होता है। वो एक कैसेट पार्लर में जाता है। उस पार्लर का मालिक उससे कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं।
ऑफिसर पूरी दुकान देखने लगता है। तभी उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक बेड होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक स्थिति में पड़े होते हैं। ये देखकर ऑफिसर समझ जाता है कि कैसेट पार्लर की आड़ में यहाँ एडल्ट मूवी बनाने का धंधा चल रहा है। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें बैंक मैनेजर और उन चारों को तिजोरी के पास दिखाया जाता है। वो जबरदस्ती मैनेजर से बैंक की तिजोरी खुलवा लेते हैं और पैसों को अपने साथ लाए हुए बैग्स में भरने लगते हैं। उधर मेहरुनिसा भी पुलिस को ढूंढते ढूंढते उस कैसेट पार्लर के सामने पहुंच जाती है और वहां पुलिस ऑफिसर को देखकर वो सब उन्हें बताने लगती है। ऑफिसर मेहरुनिसा की बातों को सुनकर तुरंत बैंक के सामने पहुंचता है और जब वो बैंक का गेट खोलने जाता है तो वो नहीं खुलता और अंदर से भी कोई रिस्पांस नहीं आता। जिसके बाद वो ऑफिसर पुलिस बैकअप मंगवाने के लिए स्टेशन कॉल करता है। वो एसीपी को भी बताता है कि डेक्कन इंपीरियल बैंक की कोटी वाली ब्रांच में कुछ संदिग्ध लोगों को ऑब्जर्व किया गया है जो शायद वहां चोरी के इरादे से आए हैं। यहाँ से उन्हें पता चलता है कि इसी बैंक की 2 और ब्रांच में चोरी हो चुकी है और अब वो तीसरी बैंक में आए हैं। कुछ देर के बाद एसीपी फोर्स के साथ कोटी ब्रांच के बाहर पहुँचता है। इधर वो तीनों चोर पैसे चुराकर भागने लगते हैं। तभी बैंक में रखा लैंडलाइन बजने लगता है। उन तीनों में से एक शख्स फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेर रखा है। ये फोन उनके चौथे साथी ने किया था। तभी पुलिस अनाउंस करती है कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और पुलिस की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे कुछ लोग इन चारों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हाथापाई में एक चोर का नकाब उतर जाता है और हम उसका चेहरा देखते हैं, पर वो चोर जल्द ही सब सिविलियंस को अपने कब्जे में ले लेता है। पर चेहरा सामने आने की वजह से वो थोड़ा सा घबराने लगता है। जिसके बाद उन सबका सरदार अपना नकाब निकालता है और कहता है कि अब शायद बहुत देर रुकना पड़ेगा, सांस तो आनी चाहिए ना। इसको देखकर तीसरा वाला साथी भी अपना मास्क उतार लेता है। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे जाती है और हम देखते हैं कि जो 3 चोर जेल से भागे थे और उन तीनों के साथ मिलकर बाहर के 22 आदमियों ने तीनों बैंक को लूटने का प्लान बनाया था। 2 बैंकों में तो चोरी को अंजाम दे दिया गया, पर यहाँ से ये चोर समय से नहीं निकल पाए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ चोरों का लीडर एक आदमी को फोन करता है और उसे बताता है कि हमें यहाँ पुलिस वालों ने घेर लिया है। यहाँ से हमें इस लीडर का नाम पता चलता है। इसका नाम अंबा होता है और उसने जिस आदमी को कॉल किया था वो कोई पुलिस वाला था। मतलब ये है कि पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें शामिल है। वो अधिकारी उससे कहता है कि आगे से मुझे कॉल मत करना क्योंकि तुम्हारा फोन कभी भी टेप किया जा सकता है। फिर हमें उस ऑफिसर का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम विश्वनाथ है और वो जेल सुपरिटेंडेंट है। वो तुरंत जेल में एक कैदी के पास जाता है और उसे बताता है कि 2 ब्रांचेस में तो हमारा काम हो गया, पर तीसरी ब्रांच में हमारे लोग फंस गए हैं। ये सुनकर सामने खड़ा हुआ आदमी उसे गुस्से से देखता है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत भी सेंट्रल जेल से होती है जहां हम एक कैदी को वैन से वहां आता हुआ देखते हैं। तभी एक कांस्टेबल एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि राजकुंद्री से एक कैदी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, उसे जेल में शिफ्ट कर दो। उस कैदी को लॉकअप में ले जाया जाता है। वो कैदी वहाँ खड़े सभी कांस्टेबल्स से कह रहा होता है बस मुझे एक कॉल कर लेने दो। वो कैदी उन सभी कांस्टेबल्स के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी बगल की सेल से एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि यहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जहाँ तुम्हें कॉल करने के लिए फोन मिलेगा। फिर हम विश्वनाथ को देखते हैं जो इस जेल का सुपरिटेंडेंट है। वो अपने रेडियो पर इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री सुन रहा होता है और उस मैच पर सट्टा लगा रहा होता है। उस कैदी के चीखने की आवाज अब इसके कानों तक आती है तो वो कांस्टेबल से पूछता है कि कौन है ये शख्स जो चिल्ला रहा है, इसे मेरे पास लेकर आओ। कैदी को उसके पास ले जाया जाता है। कैदी विश्वनाथ से भी यही कहता है कि सर मुझे एक कॉल कर लेने दो। ये बात सुनकर विश्वनाथ उसे मारने के लिए जैसे ही आगे आता है तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर विश्वनाथ रुक जाता है। वो कैदी कहता है कि आप 1 लाख रुपए मिलने के बाद ही मुझे कॉल करने दीजिएगा। वो कहता है कि पारसी कॉलोनी में प्लॉट नंबर 18 के पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिसमें स्कूटर नंबर 1144 की डिग्गी के अंदर पैसे रखे हुए हैं। विश्वनाथ अपने एक कांस्टेबल प्रभु को वहां भेजता है और प्रभु को वहां पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर वो कैदी को बुलाता है और नंबर पूछकर कॉल लगा देता है। वो कैदी थोड़ी देर बात करता है और कॉल कट हो जाता है। वो दूसरे आदमी से वापस कॉल करने के लिए कहता है। विश्वनाथ फिर से 1 लाख रुपए मांगता है और वो आदमी हाँ कर देता है।
अगले सीन में हम चित्रा नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है कि डेक्कन बैंक की तीनों ब्रांचेस में एक साथ चोरी हुई हैं। सहीबाबाद, मुसराबाद को वो खुद कवर करेगी, इसीलिए वो बाबू नाम के एक आदमी के साथ निकल जाती है। अगले सीन में बैंक के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स को हमें दिखाया जाता है, जो पुलिस वालों से सवाल कर रहे होते हैं। ये सब होते हुए एक चोर चुपके से अंदर से देख रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि पुलिस वाले उन चोरों से बात करने के लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। पुलिस वाले चोर को फोन लगाते हैं। एक चोर कॉल उठाता भी है, लेकिन वो चोर कुछ नहीं बोलता और कॉल कट हो जाती है। वो कैदी फिर जेल के बाहर अपने दोस्तों से बात करता है और इधर विश्वनाथ उनकी बातें सुन रहा होता है। बाहर वाला आदमी बोलता है कि मैंने और शिवा ने काम निपटा दिया। तभी कैदी बोलता है कि अम्बा को कोटी में कोई दिक्कत आ गई है, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है। अब सीन चेंज होता है और अब हम चित्रा को एक ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ वही पुलिस वाला और मेहरुनिसा आती है। मेहरुनिसा भीड़ में एक चश्मे वाले आदमी को देखकर कहती है कि ये आदमी इसी बैंक में एम्प्लॉय है और ये हमारी शादी में भी आया था। तभी वो पुलिस वाला उस बैंक एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम लेट राजू है, क्योंकि वो बैंक में हमेशा लेट आया करता था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि बैंक में कितने दरवाजे हैं। राजू कहता है कि इस समय बैंक में एक ही दरवाजा है, पर एक और दरवाजा हुआ करता था पीछे की ओर से, जिसे अब बंद करवा दिया गया है। इधर हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं। एक चोर दूसरे चोर से पूछता है कि चाचा, पैसे मिलने के बाद भी हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। दूसरा चोर यानी अम्बा उससे कहता है कि बाहर पुलिस वाले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या। तभी एक चोर श्रावणी को परेशान करने लगता है। उसके मना करने के बावजूद उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती करने लगता है, पर श्रावणी गुस्से में अपना हाथ खींच लेती है और वो चोर गुस्से में श्रावणी को चाटा मार देता है। ये देखकर नंदू उठ खड़ा होता है। तभी वो चोर नंदू के सीने पर बंदूक रखकर उससे कहता है कि साले ज्यादा मत बन, नहीं तो सीने को गोलियों से भर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि नंदू उस चोर पर हाथ उठा देता है और वो चोर नीचे गिर जाता है और वो चोर उसके बाद नंदू को बहुत मारता है। अगले सीन में हम चित्रा और बाबू को वहाँ आता हुआ देखते हैं। तभी बाबू आकर उस पुलिस वाले से टकरा जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर और चित्रा के बीच बहस होने लगती है। उधर बैंक के अंदर हम नंदू और उस चोर को देखते हैं। वो एक दूसरे को गन पॉइंट पर रखते हैं और गोली चल जाती है, जिससे बाहर खड़े सारे लोग, मीडिया और पुलिस चौंक जाते हैं, पर वो गोली किसी को नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि पुलिस बैंक में फोन करती है। अम्बा फोन उठाता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि गोली क्यों चलाई, कोई घायल तो नहीं हुआ। अम्बा उससे समझौते की बात करने लगता है और उससे कहता है कि हमें लोगों की जान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंदर हुई हत्या के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इंस्पेक्टर ये सुनकर फोन काट देता है। तभी इंस्पेक्टर स्टेशन से बाहर आता है और उसे वहाँ एक मंदिर दिखाई देता है, जिस पर लाउड स्पीकर लगा होता है। उसे देखकर पुलिस वाले के मन में एक ख्याल आता है। इंस्पेक्टर उस स्पीकर में एक भजन की कैसेट लगा देता है, जिससे चोरों का ध्यान भटक सके, और इसी चीज का फायदा उठाकर एक पुलिस वाला बाथरूम की खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ एक चोर आता है और उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। गोली उस ऑफिसर की उंगली में लगती है और उसकी उंगली कटकर गिर जाती है। तभी वहाँ एसीपी आता है और पुलिस वालों से कहता है कि हमें अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना भी जरूरी है और उन चोरों को पकड़ना भी। इंस्पेक्टर एसीपी को बताता है कि हमने एक पुलिस वाले को अंदर भेजने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चल गया। तभी वहाँ उन चोरों का एक साथी आता है और वो अपना नाम रविंद्र बताता है। वो बोलता है कि मैं स्पेशल टास्क से आया हूँ। मुझे पता चला है कि एक साथ 3 बैंकों में चोरी हुई है और इस वाली बैंक में चोर फंस गए हैं। हमें फिर से बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बैंक की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। तभी उनमें से एक चोर कहता है कि ये पुलिस वालों की साजिश है और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर वो श्रावणी को पकड़ता है और उसके हाथ पर एक कट लगाता है और उसे बाहर भेजने लगता है और उससे कहता है कि बाहर जाकर ये कहना कि हमारे पास बहुत सारे बम और हथियार हैं। अगर पुलिस वालों ने कुछ होशियारी की तो अंदर कोई नहीं बचेगा। और ऐसा कहकर वो रस्सी से उसे बांधकर बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर वो लड़की वही बोलती है जो उसे बोलने के लिए कहा गया था। ये देखकर पुलिस वाले और मीडिया चौंक जाते हैं। तभी एक चोर नकाब में बाहर आता है और क्राउड में अपने 2 साथियों को देखता है, जिनको देखकर वो समझ जाता है कि वो दोनों उनकी मदद के लिए आ चुके हैं। तभी मेहरुनिसा बैंक के अंदर भागने लगती है क्योंकि उसका पति अंदर होता है, पर इंस्पेक्टर उसको पकड़कर नीचे ले आता है और वो चोर भी श्रावणी को अंदर ले जाता है। और यहीं पर खत्म होता है दूसरा एपिसोड। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें हैदराबाद रेसिंग कोर्स का सीन दिखाया जाता है,
जिसमें कुछ घोड़े रेस कर रहे होते हैं और विश्वनाथ उन पर बेट लगा रहा होता है। विश्वनाथ पहले से ही बहुत कर्ज में होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे एक आदमी के पास ले जाते हैं। वो आदमी उससे कहता है कि मेरे पैसे कब देगा विश्वनाथ। विश्वनाथ उस आदमी से कहता है कि मेरा घोड़ा जीत रहा है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम कितना ही जीतोगे, 1 लाख 2 लाख, तुम्हें पता है मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। विश्वनाथ उससे कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा। सामने बैठा आदमी उससे कहता है कि कब दोगे। तो इस बात से गुस्सा होकर विश्वनाथ उससे कहता है कि तुम्हें मेरी औकात का पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सामने बैठा आदमी गुस्से में विश्वनाथ से कहता है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो ध्यान रखना, तुम्हें इन घोड़ों के पीछे बांधकर पूरे रेस कोर्स में दौड़ाऊंगा। अगले सीन में हम विश्वनाथ को देखते हैं जो उसी कैदी के पास आता है जिसने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। वो जेल के अंदर जाता है और कैदी को प्रसाद देते हुए कहता है कि ये प्रसाद मैं तिरुपति से लाया हूँ, बाद में खा लेना। फिर विश्वनाथ उससे कहता है कि आज तुम्हें कोई कॉल नहीं करनी क्या। वो कैदी उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। विश्वनाथ उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, पर उससे पहले ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल अपनी बेटी के सामने क्यों किया। तब वो कैदी बताता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहा करती थी और हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रहती थी, उससे ये देखा नहीं जाता, इसीलिए उसने चोरी की और अपनी पत्नी को अपनी बेटी के सामने मार डाला, ये उसकी मजबूरी थी। विश्वनाथ उससे पूछता है कि तुमने चोरी कहाँ की। वो कैदी कहता है कि बैंक में। विश्वनाथ कहता है कि तुम पकड़े नहीं गए। इस पर वो कैदी कहता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं। विश्वनाथ उससे कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो कैदी कहता है कि मेरे पास 7 लाख रुपए हैं। विश्वनाथ उससे कहता है कि इतने से मेरा क्या होगा, और अगर तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ा तो सोचो बाहर तुम्हारी बेटी का क्या होगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी को अच्छे से जीवन देना है तो मेरी बात मानो। विश्वनाथ उस कैदी को दोबारा रॉबरी करने के लिए कहता है। वो कैदी कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उस जेल में होते हैं। एक का नाम अंबा होता है और दूसरे का नाम शिवा और तीसरे का नाम पनी होता है। कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो चोर श्रावणी को अंदर ले आता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर बैंक के अंदर फोन लगाता है। अंबा फोन उठाता है और इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उस लड़की के हाथ में चोट कैसे लगी। तो अंबा कहता है कि ज्यादा चू चपाट करने की जरूरत नहीं है और ये शायद लाइट तुम लोगों ने ही उड़ाई है बैंक की। और फिर इंस्पेक्टर और अंबा के बीच बहस होने लगती है। तभी एसीपी फोन छीनकर अंबा से कहता है कि आप उन लोगों को छोड़ दो, तुम बस मुझे अपनी डिमांड बताओ। पर अंबा कुछ नहीं बोलता और फोन काट देता है। तभी उन चोरों का बाहर खड़ा साथी फोन करके बोलता है कि बाहर पुलिस की तादाद बढ़ती जा रही है। तभी अंबा उससे कहता है कि बार बार फोन मत कर, पुलिस वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये बात होती हुई पुलिस वाले सुन लेते हैं। तभी हम बैंक का सीन देखते हैं जहां एक आदमी मैच की कमेंट्री फोन पर सुन रहा होता है। तभी एक चोर उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या कर रहा है। वो आदमी उससे कहता है कि जैसे तुम पैसा कमाने के लिए चोरी करते हो वैसे ही हम लोग पैसा कमाने के लिए बैटिंग करते हैं। वो चोर उससे कहता है कि अगर ये दोबारा किया तो भेजे में से गोली आर पार कर दूंगा, फिर ऊपर जाकर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करना। तभी वहाँ उन चोरों का बॉस अंबा आता है। वो उस चोर से कहता है कि बुलेट वेस्ट मत करो, आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तभी शूटिंग एरिया पर चंद्रशेखर का ड्राइवर आता है। सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि चंद्रशेखर कहाँ है। ड्राइवर कहता है कि वो बैंक में फंसे हुए हैं। ये बात सुनकर मूवी का प्रोड्यूसर एक बड़े पुलिस ऑफिसर को फोन लगाता है। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि कैसी चल रही है शूटिंग। प्रोड्यूसर कहता है कि यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही, हमारा हीरो बैंक गया हुआ था और वहाँ डकैती हो गई। ये सुनकर वो ऑफिसर तुरंत एसीपी को फोन लगाता है और वहाँ के हालात का जायजा लेने लगता है। वो एसीपी कहता है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से एक चंद्रशेखर भी है, ये न्यूज मीडिया के सामने नहीं जानी चाहिए। तभी चोर का साथी जिसने खुद को स्पेशल टास्क का ऑफिसर बताया था वो ये सारी बातें सुन लेता है और वो ये खबर जाकर अपने बाहर खड़े साथी को दे देता है। इधर बैंक के अंदर हम चंद्रशेखर को देखते हैं जिसकी सिगरेट खत्म हो गई होती है। वो डिब्बी को सूंघकर काम चला रहा होता है और उधर नंदू श्रावणी के हाथ पर पट्टी कर रहा होता है। तभी पुरुषोत्तम जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्रेशर आया है, मुझे कब्ज की बीमारी है, अगर आप मुझे जाने दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर चोर उसको टॉयलेट जाने देता है। पुरुषोत्तम जानबूझकर उसी बाथरूम में जाता है जिसमें गिरिजा होती है। वो गिरिजा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। गिरिजा उससे दया की भीख मांगती है पर पुरुषोत्तम नहीं मानता। तभी बाहर खड़ा चोर उसको जोर से आवाज मारने लगता है और वो कहता है कि सर थोड़ी देर और। फिर वो थोड़ी देर बाद गिरिजा को छोड़कर बाहर आ जाता है और उसके जाने के बाद गिरिजा अपने आप को कोसने लगती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। बाहर हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो चोरों की मदद कर रहे थे। उसी दरमियान उन लोगों का एक साथी फोन करके उस कैदी को बताता है कि वो लोग जो बैंक के अंदर हैं उनमें से एक एक्टर चंद्रशेखर भी है।
वो कैदी कहता है कि जब तक मैं कुछ ना बोलूं कुछ मत करना, और ऐसा कहकर फोन काट देता है। और तब वो कैदी उस विश्वनाथ से कहता है कि हम अब जब चाहें तब गेम पलट सकते हैं। बैंक के अंदर चंद्रशेखर वापस से उस सिगरेट की डिब्बी को सूंघ रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत जोर से सिगरेट की तलब लग रही होती है। वो चोर से जाकर एक सिगरेट मांगने लगता है, पर वो चोर उसे सिगरेट देने से मना कर देता है। फिर हमें बैंक के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो इंस्पेक्टर एसटीडी वाले से पूछता है कि सुबह से यहाँ कितने लोगों ने कॉल किया है। वो आदमी बताता है कि लगभग 10 लोगों ने कॉल किया था। इंस्पेक्टर पूछता है कि कोई अजीब आदमी आया था, तो एसटीडी वाला बोलता है कि हाँ, 2 आदमी आए थे, एक ने छुट्टा ही वापस नहीं लिया। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो दिखने में कैसा था। वो एसटीडी वाला बताता है कि उसने कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर बैग टांग रखा था। ये बात वो आदमी सुन लेता है और बात करने लगता है। सामने से एक आदमी होता है। वो कहता है कि बैंक के अंदर एक आदमी है, उसके पैर काटने के कितने पैसे लोगे? अंबा कहता है कि 2 लाख। फिर वो आदमी कहता है कि अंदर चंद्रशेखर नाम का एक आदमी है, उसके पैर काटने हैं। अंबा उससे कहता है कि 5 मिनट बाद कॉल करना। फिर उसमें से एक आदमी जाकर चंद्रशेखर से कहता है कि गुलाब का फूल, और फिर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यही चंद्रशेखर है। फिर वो सारे चोर गाना गाने लगते हैं और वो उसे भी गाना गाने को कहते हैं। तभी उसी आदमी का कॉल दोबारा आता है। वो कहता है कि 2 लाख डन, पर अंबा उससे कहता है कि 5 लाख भेजो, हम उसे मार ही देंगे। वो आदमी कहता है कि तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। ये सब बात पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। तभी बैंक के अंदर एक बुजुर्ग आदमी चोर से बोलता है कि मेरे बैग के अंदर एक बिस्किट का पैकेट रखा है, क्या मैं उसे लेकर आ सकता हूँ? पर वो चोर मना कर देता है। तभी नंदू बोलता है कि आप ऐसे किसी बुजुर्ग से मना नहीं कर सकते। तभी वो चोर नंदू को घूरता है, पर वो उस बुजुर्ग आदमी को परमिशन दे देता है। जब वो बुजुर्ग आदमी बिस्किट लेने जाता है तो उसे अपने बैग में एक मिर्ची का पैकेट दिखता है, जिसे वो चुपके से अपने जेब में डाल लेता है। तभी अंबा सब लोगों से कहता है कि जिसको बाथरूम जाना है वो जा सकता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। इस बात को सुनते ही पुरुषोत्तम कहता है कि तीसरे वाले बाथरूम में मत जाना, उसका नल खराब है। वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि उस बाथरूम में गिरिजा होती है। फिर वो बुजुर्ग आदमी बाथरूम जाता है और बाथरूम के अंदर कागज पर कुछ लिख रहा होता है, और वो उस मिर्ची के पैकेट में से थोड़ी सी मिर्ची अपने हाथ में ले लेता है और बाकी पैकेट को बाथरूम की कबर्ड में छुपा देता है, और फिर वो बाथरूम से निकलता है। जब दूसरी लड़की बाथरूम में आती है तो उसे शीशे पर एक नोट लगा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कबर्ड में लाल मिर्च का पाउडर रखा है, उसे अपने हाथ में लेकर बाहर आओ और सही टाइम आने पर उन लोगों की आंखों पर फेंक देना। तभी वो लड़की मिर्ची का पूरा पैकेट उठाती है और उन तीनों के सामने आकर बोलती है कि तुम तीनों को अक्ल नहीं है, यही लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। तब वो तीनों चोर उससे पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की अपना नाम सुगना बताती है और कहती है कि मैं ही वो औरत हूँ जो तुम्हें यहाँ से बचाकर बाहर ले जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक वैश्या का दलाल होता है। उस वैश्या का नाम सुगना होता है और एक के बाद एक वो दलाल सुगना के पास क्लाइंट्स भेजता रहता है। सब क्लाइंट्स के फ्री होने के बाद सुगना अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और ये वही आदमी होता है जो चोरी में शामिल है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी सुगना कहती है कि कब तक हम दोनों ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे। सुगना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि हम दोनों शादी करके घर क्यों नहीं बसा सकते, पर उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वो सुगना को एक आदमी का नाम बताता है जिसका नाम नागेंद्र होता है। वो कहता है कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में बैंक के अंदर शिफ्ट होता है जब सुगना मिर्ची पाउडर और उस नोट को उन चोरों के सामने लेकर आती है तो एक चोर मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसको आकर गले से लगा लेता है। तब वो चोर अंबा को बताता है कि ये मेरे साथ है, मैंने ही इसको अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है। तब अंबा उससे कहता है कि यहाँ क्या इस लड़की को शादी करने के लिए बुलाया है, पर वो चोर जो सुगना के साथ होता है वो अंबा से कहता है कि नहीं, मैं और ये अब से साथ ही रहेंगे और अपना हिस्सा लेकर निकल जाएंगे। ये बात सुनकर अंबा और सामने खड़ा हुआ चोर परेशान हो जाता है। फिर वो चारों मिलकर उस आदमी को ढूंढने लगते हैं जिसने बाथरूम के अंदर मिर्ची छुपाई हुई थी। तभी वहाँ पास बैठा बैंक का मैनेजर बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग उसके पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैनेजर साहब बीपी के मरीज हैं, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया है। तभी बगल में बैठा एक नौजवान कहता है कि अगर डॉक्टर को सही टाइम पर नहीं बुलाया गया तो मैनेजर साहब मर जाएंगे। वो नौजवान उस चोर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप पुलिस को फोन लगाइए, वो डॉक्टर को अंदर भेज देंगे। पर वो चोर उसकी बात ना सुनते हुए ऊपर हवा में फायर करता है और देखता है कि कहीं मैनेजर नाटक तो नहीं कर रहा। उधर बाहर गोली की आवाज सुनकर सब लोग मीडिया और पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। उधर उन चोरों को पता चलता है कि मैनेजर नाटक नहीं कर रहा है। फिर पुलिस उन लोगों के पास कॉल करती है और पूछती है कि गोली की आवाज कैसे आई, अंदर सब ठीक तो है।
अम्बा फोन उठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जवाब देने के लिए फोन नहीं उठाया है, अंदर मैनेजर को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से डॉक्टर का इंतजाम करो। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और वो चोर पुलिस वाले से ये भी कहता है कि किसी पुलिस वाले को यहाँ मत भेजना डॉक्टर के भेष में, और अपना दिमाग ज्यादा ना चलाना। अम्बा उसके सामने शर्त रखता है कि जब वो डॉक्टर बैंक के अंदर आएगा तो उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर होगा, और अगर उसके बैग में हमें दवाइयों के अलावा कुछ और चीज मिली तो हम अंदर वाले सभी लोगों के भेजे में सारी गोलियां उतार देंगे। और पुलिस वाला उनकी शर्त मान जाता है। और उधर बैंक के अंदर सभी लोग परेशान होते हैं कि इन चोरों ने पुलिस को फोन किया होगा या नहीं। तभी वहाँ सुगना आती है और बंदूक लेकर इन लोगों को धमकाने लगती है। तभी उन तीनों चोरों में से एक चोर उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस बात पर सुगना कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ बैंक लूटने नहीं, इनकी सेवा करने आए हो। इन लोगों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। इधर हमें उस कैसेट पार्लर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत अपने पति के लिए खाना ला रही होती है। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो औरत कहती है कि ये पार्लर जिसका है मैं उसकी वाइफ हूँ और उसके लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जिसका नाम डॉक्टर पॉल होता है। सामने खड़ा पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या आप अंदर जाने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर पॉल उससे कहता है कि ये तो पागलपन है, अगर मैंने ऐसा किया तो अगले दिन सभी न्यूज़पेपर्स में मेरा अंडरवेयर के साथ फ्रंट पेज पर फोटो होगा। अब ऑफिसर उसे कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है। तभी वहाँ खड़ा एक और पुलिस वाला डॉक्टर से कहता है कि आपको अंदर जाकर एक काम और करना पड़ेगा। आपको पता लगाना होगा कि अंदर बैंक में कितने लुटेरे हैं और उनके पास कितने हथियार हैं। तब डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं ये तुम सबको कैसे बताऊंगा। इस बात पर वो पुलिस वाला कहता है कि जब आप अंदर जाएंगे तो हम फोन करेंगे और उसी दरमियान आप खास कर हमें बताना कि अंदर कितने आदमी हैं और खरास कर बताना कि कितने हथियार हैं उन लोगों के पास। ये बात बाहर स्पेशल टास्क का ऑफिसर मतलब उन चोरों का साथी सुन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंडरवेयर में बैंक के अंदर जाता है। जब वो डॉक्टर अंदर पहुंचता है तो एक चोर उसका बैग चेक करने लगता है और वो चोर उस डॉक्टर से मैनेजर को चेक करने के लिए कहता है। जब डॉक्टर पॉल उसे चेक करते हैं तो पाते हैं कि वो आदमी मर चुका है। इस बात से वहाँ बैठे सारे लोग घबरा जाते हैं। तब सुगना अपने बॉयफ्रेंड को साइड में ले जाकर उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब होगा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सुगना कहती है कि मैनेजर मर गया है, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हम सीधा जेल जाएंगे। सुगना की ये बात सुनकर साइड में खड़ा एक चोर सुगना के बॉयफ्रेंड से कहता है कि ये सब इस सुगना की गलती है, तो क्यों इसे यहाँ लेकर आया? और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। उनकी हाथापाई में एक गोली चल जाती है जो सीधे जाकर एक बुजुर्ग को लगती है और उस बुजुर्ग की भी मौत हो जाती है। तभी वहाँ अम्बा आता है और उन दोनों चोरों को समझाने लगता है और उनको एक कमरे में ले जाकर उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। तभी उसके पास एक फोन आता है। वो डॉक्टर समझ जाता है कि ये पुलिस वालों का फोन है। फिर वो धीरे से फोन के नजदीक जाने लगता है। पुलिस वाला पूछता है कि किसे शूट किया और मैनेजर कैसा है और अंदर क्या चल रहा है। तभी एक दूसरा चोर अम्बा के हाथ से फोन छीन लेता है। तभी वहाँ डॉक्टर खांसता है और ये पुलिस वाला सुन लेता है। पुलिस वाला फिर मैनेजर की तबीयत के बारे में पूछता है। तभी वहाँ दूसरा चोर उससे कहता है कि वो तो मर गया, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना और खुद देख लेना। तभी दूसरा कॉल आता है जो उस मैनेजर की वाइफ का होता है। वो पूछ रही होती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आपने दवाई ली या नहीं। तभी वो चोर बोलता है कि वो ठीक है और उन्होंने खाना खा लिया है, अभी वो आराम कर रहे हैं। फिर हमें बैंक के बाहर का सीन दिखाया जाता है। उस मैनेजर की लाश को एक टेबल से बांधकर सीढ़ियों से फेंका जा रहा होता है। ये देखकर बाहर खड़ी पुलिस, मीडिया और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ पुलिस वाले वहाँ से उस मैनेजर की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी ओर चोरों का जो दोस्त बाहर होता है वो फोन लगाकर जेल वाले उस कैदी से कहता है कि एसीपी के पोते पोतियों को उठा लिया है। वो आदमी कहता है कि बढ़िया, ये बात अम्बा को बता दो। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने फोन किया तो पुलिस वाले सुन लेंगे। तभी वो जेल के अंदर वाला कैदी कहता है कि सुनने दो। तभी विश्वनाथ से एक दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि जेल में कुछ न कुछ तो अजीब चल रहा है, सभी कैदी बातें कर रहे हैं। उधर बाहर वाला कैदी बैंक में फोन करके अम्बा जी को बता देता है कि एसीपी के पोते पोतियों को किडनैप कर लिया है और सारी बातें एसीपी सुन लेता है। तभी एक लेडी उसको फोन करके कहती है कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। उधर हम पुलिस वाले और उस स्पेशल टास्क वाले ऑफिसर को देखते हैं जो चोरों के साथ
साथ मिला हुआ था। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ। तब वो ऑफिसर कहता है कि मेरे साथ चलो। वो दूसरी छत से बैंक की छत पर रस्सी से उतर रहे होते हैं। इधर एसीपी बैंक में फोन लगाकर उन चोरों से पूछता है कि तुम्हारी डिमांड क्या है। अंबा उससे कहता है कि हमें एक ब्लैक वैन चाहिए बिना नंबर प्लेट वाली, जिसमें मिनिमम 20 लोग आ सकें, और एसीपी को आधे घंटे का समय देता है। और अंबा कहता है कि बैंक की बिजली भी चलाओ। फिर अंबा अंदर जाकर अपने साथियों से बोलता है कि हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। ये बात सुनकर सब चोर खुश हो जाते हैं। तभी सुगना का बॉयफ्रेंड उसे अपनी गोद में उठाकर खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी सुगना को एक चीज चुभती है जो एक चाकू होता है। वो चोर उस चाकू को उठाकर साइड में रख देता है। तभी उस चाकू पर गिरिजा की नजर पड़ती है और गिरिजा उस चाकू को उठाकर सुगना के गले पर लगा देती है और चोरों से अपने हथियार नीचे रखने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस वाला और वो आदमी पीछे से बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। वो पुलिस वाला उन चोरों पर बंदूक तान देता है। इससे डरकर वो चोर नीचे बैठ जाते हैं। उधर नंदू भी उन चोरों की बंदूक उठा लेता है और वो उस पुलिस वाले से कहता है कि सर हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार देंगे। तभी बैंक की लाइट भी आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर चोर को पहचान जाता है। तभी फायरिंग होती है और इनमें से एक चोर को गोली लग जाती है और एक चोर वहां बॉम्ब फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो पुलिस वाला बॉम्ब के इम्पैक्ट से नीचे आकर गिरता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें एक अदालत का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स के लिए वकील के पास आए होते हैं। वो वकील उन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों डाइवोर्स मत लो, पर तभी उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर एक चोर उस स्पेशल टास्क फोर्स वाले ऑफिसर के मुंह में बॉम्ब डालने लगता है। तभी वहां अंबा आता है और उससे कहता है कि ये पुलिस वाला उसके साथ यहाँ आकर फंस गया है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इधर बैंक के बाहर हम उस जख्मी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। तभी वहाँ एसीपी आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे चक्कर में एक अंडरकवर एजेंट अंदर फंस गया है, अब पता नहीं वो लोग उसके साथ अंदर क्या करेंगे। फिर वो उस पुलिस वाले को इस ऑपरेशन से डिसमिस भी कर देता है। उधर बैंक के अंदर हम एक चोर को देखते हैं जो उस टूटी हुई खिड़की को कवर करने के लिए अलमारी को एक लड़के की मदद से सरका रहा होता है। तभी उस लड़के की जेब से कुछ पैसे गिर जाते हैं जो उसने बैंक से चुराए होते हैं, पर वो लड़का उन पैसों को नहीं उठाता और वो अंडरकवर एजेंट अंबा से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही दिखाना जैसे मैं एक अंडरकवर एजेंट ही हूँ। उधर सुगना और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर विश्वनाथ के पास उस रेस कोर्स के मालिक का फोन आता है। वो उससे अपने पैसे मांगता है और वो उसे धमकी भी देता है। विश्वनाथ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पेमेंट 10 दिनों में कर दूंगा। तभी बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां चंद्रशेखर को सिगरेट की बहुत तलब लग रही होती है। तभी वहां खड़ा एक आदमी अंबा से कहता है कि ये आदमी तलब के मारे मर रहा है, कृपया करके इसे एक सिगरेट दे दो। तब उनमें से एक चोर उसे एक सिगरेट दे देता है और चंद्रशेखर सिगरेट पीने लगता है। फिर हमें एक फिल्म शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी होता है। वो चोरों को सुपारी देकर चंद्रशेखर को मारने की बात कहता है। इसी बीच वहां मूवी का प्रोड्यूसर आ जाता है। तभी वो आदमी बात को चेंज करते हुए प्रोड्यूसर से कहता है कि उस बैंक के अंदर हमारा हीरो सुरक्षित तो होगा ना। तभी वो प्रोड्यूसर उसे बुरा भला सुनाकर चला जाता है। अब यहाँ हमें फिर से बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अंबा से कहता है कि बैंडेज खत्म हो चुकी हैं। तभी अंबा के पास एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो एसीपी उससे कहता है कि मेरा एसआई बिना बताए बैंक के अंदर गया था। फिर अंबा उससे कहता है कि वो बच्चा है और अंबा उससे ये भी कहता है कि आगे से अगर ऐसी कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा। अंबा उससे कहता है कि यहाँ पर बैंडेज खत्म हो चुकी हैं, उनका इंतजाम करो। फिर सीन पार्लर पर शिफ्ट होता है, जहाँ उस दुकान का मालिक हथकड़ियों से बंधा हुआ होता है। वो कांस्टेबल से मिन्नतें कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, पर वो कांस्टेबल उसे डांट कर चुप करा देता है और वो कांस्टेबल उस पार्लर वाले की सच्चाई उसकी पत्नी को बता देता है, जिससे उसकी वाइफ गुस्से में आकर उसे अच्छी अच्छी गालियां सुनाने लगती है। इधर हम मेहरुनिसा को एक होटल में देखते हैं, जिसके पास आकर रिपोर्टर चित्रा बैठ जाती है। मेहरुनिसा चित्रा को बताती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह थी, हम मूवी देखने जा रहे थे, पर तभी अचानक ये हो गया। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम चित्रा और एक ऑफिसर को देखते हैं जो एक साथ रह रहे होते हैं और किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। अगले सीन में हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जो बैंक के बाहर सिगरेट पी रहा होता है। इसी बीच चित्रा का फोटोग्राफर उसकी फोटो खींच लेता है। चित्रा उस ऑफिसर के पास पहुंचती है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम तो बहुत खुश होंगी, मुझे इस मिशन से निकाल दिया गया है, और ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी वो आदमी जो चंद्रशेखर की सुपारी दे
रहा था वो अम्बा को फोन करता है। वो अम्बा से कहता है कि मुझे कॉल मत करो, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इतने में पुलिस उसको ढूंढते हुए उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। उधर एसीपी के घर से एक लेडी उसके पास फोन करती है कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। एसीपी उससे कहता है कि शांति रखो, बच्चे जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। हमें फिर से बैंक के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही पुलिस वाला जिसे इस मिशन से अबॉर्ट कर दिया गया था, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो उस आदमी को भागकर पकड़ लेता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर मारने लगता है। इधर बैंक के अंदर हम श्रावणी और नंदू को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये बातें सामने खड़ा चोर देख और सुन रहा था। उसे इस बात से गुस्सा आता है और वो श्रावणी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस बात से गुस्से में आकर नंदू उसे पीछे धकेलने लगता है, पर वो नंदू को थप्पड़ मार देता है और श्रावणी उस चोर से बचकर उसी बाथरूम में जाकर छुप जाती है जिसमें गिरिजा होती है। चोर जैसे ही गेट खोलता है तो गिरिजा उसकी आंखों में एसिड फेंक देती है। तभी वहां अम्बा आता है और उन दोनों औरतों पर बंदूक तान देता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक कांस्टेबल उस जेल के इंस्पेक्टर से कहता है कि कमिश्नर साहब के घर पर चोरी हुई है और उनकी पत्नी बहुत हंगामा कर रही है। तभी हम वहां एक लड़के को देखते हैं जो पिक पॉकेटिंग के केस में अंदर आया होता है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि कमिश्नर साहब वाला केस इस लड़के के ऊपर डाल दो। फिर कांस्टेबल जेल के अंदर जाकर उसको मारते हुए कहता है कि अगर तूने ये कबूल नहीं किया तो तुझे मार डालूंगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर बैंक के अंदर पहुँचता है, जहाँ हम उसी चोर को देखते हैं जिसकी आंखों में गिरिजा ने एसिड फेंक दिया था। डॉक्टर पॉल उसकी आंखों का इलाज करते हैं। इधर हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो उन चोरों के साथी को मार रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम पूर्ण चंद्र है, मैं नवोदय न्यूज चैनल से हूँ। पर तभी वहाँ चित्रा आ जाती है और उससे कहती है कि नवोदय में पूर्ण चंद्र नाम का कोई आदमी नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर वो ऑफिसर उस आदमी को और मारने लगता है। इधर हम विश्वनाथ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसके पास रेसिंग कोर्स वाले आदमी का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा ब्लैक वाला हार गया। इस बात से विश्वनाथ टेंशन में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा शाम तक मिल जाएगा। फिर हम एसीपी को देखते हैं जो बैंक में फोन करके अम्बा से कहता है कि ब्लैक वैन तैयार है, तुम लोग बाहर आ सकते हो। पर अम्बा उससे कहता है कि ये तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब बाहर आना है। यहाँ अम्बा एसीपी को कहता है कि मुझे अंदर बैठे हुए लोगों के लिए खाना और अपने लिए एक विस्की की बोतल चाहिए। बैंक के अंदर से वो लोग अफजल को बाहर भेजते हैं खाना और सामान उठाने के लिए, पर अफजल बाहर भागने की कोशिश करता है और वो चोर उसे अंदर खींच लेते हैं। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब चंद्रशेखर अफजल से कहता है कि हमें पुलिस से कांटेक्ट बनाना होगा। अफजल कहता है कि हमारे पास ना कोई फोन है ना कुछ, ये कैसे मुमकिन होगा। तब चंद्रशेखर उसे चुपके से एक वॉकी टॉकी देता है जो उसने तब उठाया था जब वो ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए अंदर आया था और जब वो बॉम्ब के धमाके से बचने के लिए बाहर कूद रहा था तब ये वॉकी टॉकी उससे गिर गया था और चंद्रशेखर ने उसे अपनी जेब में रख लिया था। अफजल तुरंत पास बैठे नंदू से कहता है कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, क्या तुम इस वॉकी टॉकी को ठीक कर सकते हो। नंदू कहता है हाँ बिल्कुल। यहाँ नंदू श्रावणी को ये वॉकी टॉकी देता है और उससे कहता है कि कैसे भी करके इसको बाथरूम तक पहुँचा दो। श्रावणी उस वॉकी टॉकी को अपने पर्स में डालती है और लेडीज प्रॉब्लम का बहाना देकर उसे बाथरूम में रख आती है। तब हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो उन चोरों के साथी को मारते मारते बेहोश कर देता है और उसे एक टेबल से बांध देता है। तलाशी के वक्त उस ऑफिसर को उस आदमी के जेब में से एक कार की चाबी मिलती है। वो ऑफिसर चित्रा को वहां छोड़कर उस कार का पता करने चला जाता है। उधर बैंक के अंदर हम पुरुषोत्तम को देखते हैं जो सुगना के बॉयफ्रेंड के पास आकर उससे कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सारा पैसा बैंक से ले जाने में। फिर पुरुषोत्तम उसको ट्रेवलर्स का चेक दिखाता है और उससे कहता है कि जो लोग अपने पास कैश नहीं रखते वो लोग इस चेक को रखते हैं। पर वो चोर उससे कहता है कि इस पर तो मैनेजर साइन करता है और वो मर चुका है। पुरुषोत्तम कहता है कि मैं उनके फर्जी साइन कर दूंगा, पर फिर पुरुषोत्तम कहता है कि इसके बदले मुझे गिरिजा चाहिए। सुगना उसे अम्बा के पास ले जाती है और अम्बा उससे कहता है कि ठीक है, हमें हमारे चेक तैयार करके दो और तुम गिरिजा के साथ कुछ भी करो। पुरुषोत्तम उनसे कहता है कि अगर मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया तो बाद में मुझ पर केस होगा और मेरी नौकरी जाएगी, इसलिए आप एक नाटक करिए, मुझे जबरदस्ती गिरिजा के पास भेजिए और जब मैं मना करूं तो मुझे गन पॉइंट पर रख दीजिए।
इससे मुझे मजबूर होकर जाना पड़ेगा और किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये मैंने अपने मन से किया है। अम्बा उसकी ये बात सुनकर उससे कहता है कि अरे तू तो हमसे भी बड़ा क्रिमिनल निकला, और पुरुषोत्तम उस चेक्स पर साइन कर देता है। इधर बैंक के बाहर वो ऑफिसर उस चाबी को लेकर कार को ढूंढ रहा होता है और उसे कार भी मिल जाती है। कार की डिग्गी में 2 बच्चे होते हैं जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है और उसे उस डिग्गी के अंदर से कैदियों वाले कपड़े भी मिलते हैं। उधर वो आदमी चित्रा को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम अम्बा को देखते हैं जो पुरुषोत्तम का बताया हुआ नाटक सबके सामने दोहराने लगता है। अम्बा गिरिजा को बुलाता है और सब लोगों से कहता है कि जो भी आज इसके साथ मजा करेगा वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएगा। ये इसकी सजा है बाथरूम में छुपने की, पुलिस वाले को बुलाने की और हमारे साथी की आंखों में एसिड डालने की। अम्बा सब में से पुरुषोत्तम को चुनता है। तब पुरुषोत्तम गिरिजा के पीछे पड़ जाता है और उसको जमीन पर लेटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर गिरिजा चाकू उसके गले में घोंप देती है और पुरुषोत्तम की कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि यही चाकू उसे अम्बा ने दिलवाया था सुगना से कहकर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुरुषोत्तम जिंदा रहे, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि अम्बा और उसके साथियों के पास ट्रेवलर्स चेक हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो उन बच्चों को एसीपी के पास पहुंचाता है और कहता है कि मुझे उस कार में उन बच्चों के साथ कैदियों के कपड़े मिले, अगर ये बात बाहर आई तो हंगामा हो जाएगा। उधर हम उस चोर को देखते हैं जो भागते भागते एक घर में पहुंचता है और उस घर से उस कैदी को कॉल करता है और उससे कहता है कि एसीपी के पोते और पोतियों को एक ऑफिसर ने बचा लिया है। और ये बात दूसरे फोन से विश्वनाथ भी सुन रहा होता है। फिर वो आदमी बैंक के अंदर अम्बा को फोन करता है और उसे ये सारी बात बताता है। तभी वहाँ साइडू आता है और वो उस आदमी को अपने साथ कार में बैठाकर ले जाता है। फिर साइडू सीधा विश्वनाथ को कॉल करता है। विश्वनाथ उससे कहता है कि पैसे किसी भी कीमत पर सही जगह और सही हाल में पहुंचने चाहिए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उधर एसीपी सब जेलों में फोन करके पता लगाता है। इसके बाद फिर वो चेन्नई सेंट्रल जेल में फोन करता है और वहाँ के सब जेलर श्री रामलू से कहता है कि आज डेक्कन बैंक की 3 ब्रांचेस में चोरी हुई और हमें शक है कि ये चोरी कैदियों ने की है। श्री रामलू ये बात जाकर विश्वनाथ को बताता है और उससे कहता है कि हमें रोल कॉल करना चाहिए। पहले तो विश्वनाथ मना कर देता है, पर बाद में श्री रामलू के कहने और एसीपी के दबाव के कारण वो मान जाता है। उधर नंदू बाथरूम के बहाने उस वॉकी टॉकी को सही करने जाता है और उसे सही भी कर लेता है। वो वॉकी टॉकी सीधा प्रताप मतलब उसी ऑफिसर के वॉकी टॉकी से कनेक्ट होता है जो बैंक के अंदर आया था। वो नंदू से पूछता है कि बैंक के अंदर कितने आदमी हैं। तभी वो चोर बाहर से दरवाजा खटखटाता है और नंदू उस वॉकी टॉकी को अपनी पैंट में छुपा लेता है। इधर सेंट्रल जेल के अंदर रोल कॉल की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी विश्वनाथ उस कैदी को जो इस प्लान का मास्टरमाइंड है उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसका गिरेबान पकड़कर कहता है कि अगर मुझे या मेरी पोस्ट को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, कैसे भी करके इस रोल कॉल को रुकवाओ। उधर एसीपी बैंक के अंदर अम्बा को फोन करता है और उससे कहता है कि गाड़ी तैयार है, पर इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही धाक थी। इस बात से परेशान होकर अम्बा अपने साथी मतलब स्पेशल टास्क फोर्स वाले बंदे से कहता है कि हमारे सारे प्लान फेल हो चुके हैं। मैं हम सबको बचा तो लूंगा, पर बाहर मेरा बेटा है जो हमें गाड़ी से यहाँ तक लेकर आया था। अगर उसे कुछ हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम सेंट्रल जेल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ रोल कॉल चल ही रही होती है कि तभी वहाँ के कारपेंटर रूम में आग लग जाती है, जिससे रोल कॉल रुक जाती है और सभी कैदी पानी लेकर उस रूम की ओर भागने लगते हैं। ये देखकर विश्वनाथ खुश हो जाता है। तभी उस कैदी को जो इस प्लान का मास्टरमाइंड है उसे उसी कमरे में एक लाश फंदे से टंगी हुई दिखाई देती है और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में प्रताप एसीपी से कहता है कि रोल कॉल के समय ही सेंट्रल जेल में आग लगी, जरूर कोई गड़बड़ है। इधर हम उसी स्पेशल टास्क फोर्स वाले ऑफिसर को अम्बा से बात करता हुआ देखते हैं। वो उनसे कहता है कि अब हमारे पास 9 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, अगर हम वापस नहीं गए तो पकड़े जाएंगे। अम्बा फिर उस ऑफिसर को उन लोगों के साथ बैठा देता है। फिर अम्बा एसीपी को फोन करके उससे कहता है कि हम जब बाहर निकले तो 100 मीटर तक आसपास कोई नहीं होना चाहिए और कोई होशियारी की तो देख लेना। इसी दरमियान नंदू वो फोन उस ऑफिसर को दिखा देता है। अब जब अम्बा और सब जाने की तैयारी में होते हैं तो ऑफिसर बहाने से अम्बा के पास जाता है और उससे कहता है कि उस लड़के के पास कुछ है। जब अम्बा चेक करता है तो उसे वॉकी टॉकी मिलता है। अम्बा और उसके साथी नंदू को बहुत मारते हैं और उससे पूछते हैं कि बाहर किससे बात की। तब नंदू बताता है कि वो बाहर एक पुलिस वाले से बात कर रहा था। उसने बोला कि जब तुम बाहर निकलो तो तुम नीचे लेट जाना और हम स्नाइपर की मदद से चोरों को मार डालेंगे।
ये बात सुनकर अंबा सीधे एसीपी के पास कॉल करता है और उससे छातों की डिमांड करता है। यहाँ जरूर उसके मन में कुछ चल रहा होता है। अब आगे जेल के अंदर से सब लोग अपने चेहरों को छातों से ढककर आए होते हैं, जिससे स्नाइपर्स को अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। और तभी अंबा का बेटा ड्राइवर को धक्का मारकर उस वैन को उठाता है और उन सब लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वैन में बैठकर अंबा पुलिस वालों से कहता है कि अगर कोई चालाकी नहीं करोगे तो हर 2 किलोमीटर पर एक आदमी को जिंदा पाओगे। अगर कुछ होशियारी की तो तुम्हें पता ही है। उधर हम सेंट्रल जेल में सभी कैदियों को मौके का फायदा उठाकर भागते हुए देखते हैं। तभी वहाँ से वो कैदी भाग जाता है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। वो बाकी चोरों की मदद से दीवार पर चढ़ता है और भाग निकलता है। एक कांस्टेबल ये खबर आकर विश्वनाथ को देता है कि जेल से 4 कैदी मिसिंग हैं। विश्वनाथ को 3 का तो पता होता है। वो 4th का नाम पूछता है। तब कांस्टेबल उसे बताता है कि कैदी नंबर 402 दशरथ रमैया। ये सुनकर विश्वनाथ घबरा जाता है और कांस्टेबल से कहता है कि राजमुंद्री जेल में फोन करके दशरथ के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उधर हम चित्रा को देखते हैं जो एक जगह जाती है और एक पुरानी कार पर से कपड़ा हटाती है। अब हम फिर से विश्वनाथ को देखते हैं जिसके पास रेस कोर्स वाले बंदे का कॉल आया होता है। वो विश्वनाथ से कहता है कि मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे, अगर डेडलाइन पार की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विश्वनाथ के पास श्री रामलू का कॉल आता है कि हमने राजमुंद्री जेल में फोन करके पूछा था, वहाँ दशरथ नाम का कोई कैदी था ही नहीं सर। वो आदमी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ आया था। ये सुनकर विश्वनाथ सीधा रिकॉर्ड रूम में जाता है और एक फाइल को निकालता है जिसमें एक आदमी की फोटो होती है और इसे देखकर वो चौंक जाता है। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम विश्वनाथ को देखते हैं जो एक कैदी को कारपेंटर रूम में इसलिए मार रहे होते हैं कि उसने उनके कहने पर चोरी नहीं की। वो उस कैदी को इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है और विश्वनाथ अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उस डेड बॉडी को रस्सी से टांग देता है और इस मर्डर को आत्महत्या साबित कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम विश्वनाथ को देखते हैं जो उस फाइल को लेकर अपने कैबिन में आता है और फिर दशरथ की फाइल पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, पर वो नंबर एक एसटीडी का होता है। इस बात से परेशान होकर विश्वनाथ श्री रामलू से कहता है कि तुमने हायर अथॉरिटी को कॉल तो नहीं किया ना। श्री रामलू कहता है कि सर मैंने तो उसी समय कॉल कर दिया था। इस बात से विश्वनाथ की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी श्री रामलू उस फाइल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि श्री रामलू दशरथ से मिला हुआ था और उसने ही दशरथ को भगाने में हेल्प की। अब कहानी यहाँ से बहुत अच्छा ट्विस्ट लेती है। विश्वनाथ होम मिनिस्टर मुनुस्वामी नायडू को कॉल करता है। नायडू विश्वनाथ से कहता है कि तुमने जो कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इससे पहले कि पुलिस तुम तक पहुंचे मैं ही तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम उस वैन को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस की 2 वैन लगी होती है। अंबा उससे बचने के लिए अपने एक साथी से कहता है कि एक आदमी को बाहर फेंक दो। उसका साथी अफजल को बाहर फेंकता है और अफजल पुलिस जीप के नीचे आने से बाल बाल बचता है। पहली गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाती है पर दूसरी गाड़ी अब भी उस वैन का पीछा कर रही होती है। तभी वो चोर नंदू को बाहर फेंकता है और नंदू सीधा जाकर गाड़ी की विंडशील्ड से टकराता है और वो वैन का रास्ता चेंज करके वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हम प्रताप को एसीपी से बात करता हुआ देखते हैं। वो एसीपी से कहता है कि हमें उन चोरों को पकड़ने की बजाय जेल में जाना चाहिए और ऐसा कहकर वो एसीपी से सेंट्रल जेल में जाने की परमिशन मांगता है। एसीपी उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, उन चोरों को छोड़कर तुम जेल जाना चाहते हो। तब प्रताप कहता है कि सर उन लोगों के पास हमारे इतने सारे सिविलियंस हैं, वो उन्हें अपने बचाव के लिए एंड तक यूज करेंगे, पर फिलहाल हमारा उस आदमी को ढूंढना जरूरी है जिसने ये सारा चक्रव्यूह रचा है। इधर हम उन चोरों को देखते हैं जो मार्केट के अंदर पहुंचकर वैन में से पैसा उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर पूरा क्राउड उनकी वैन के पास पैसा उठाने के लिए जमा हो जाता है। तभी वो स्मोक बॉम्ब उस क्राउड में फेंक देते हैं जिससे चारों ओर धुआं हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सब चोर वैन को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर प्रताप सेंट्रल जेल पहुँचता है और विश्वनाथ से मिलता है। वो उससे कहता है कि हमें खबर मिली है कि आपकी जेल से कुछ कैदी भागे हैं, पर विश्वनाथ इस बात को डिनाई कर देता है और प्रताप से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ दोबारा रोल कॉल करनी हो तो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर आना। ये बात सुनकर प्रताप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम अंबा और उसके साथियों को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। वो सब एक जगह छुपने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रताप आता है जिसको
को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। प्रताप उन तीनों से लड़ता है, पर जब वो उस स्पेशल ऑफिसर से लड़ रहा होता है तभी अंबा पीछे से उस पर वार करता है और उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है और वो तीनों मिलकर प्रताप को ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं, जिससे प्रताप की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम पानी को देखते हैं, जो विश्वनाथ के हिस्से के पैसे को लेकर उसके अकाउंटेंट योगनंद के पास पहुंचता है, पर वहां हमें दशरथ हाथ में बंदूक लेकर बैठा हुआ पहले से ही दिखाया जाता है। वो पानी के पैर में गोली मारता है और उसके आदमी को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। योगनंद उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो ये पूरा ले जाओ, पर दशरथ उससे कहता है कि मुझे अकाउंट बुक्स चाहिए, लाल वाली। तभी योगनंद के फोन पर कॉल आता है जो विश्वनाथ का होता है। दशरथ विश्वनाथ से कहता है कि अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू, तुझे पूरे स्टेट की पुलिस ढूंढेगी, और ऐसा कहकर वो पैसे वहीं छोड़ता है और फाइल लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जो चित्रा की होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि चित्रा भी दशरथ के साथ मिली हुई है। ये बात योगनंद सीधा होम मिनिस्टर नायडू को बताता है। नायडू उससे कहता है कि ये जो कोई भी है वो ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा है, उन पैसों को जला दो। योगनंद उन पैसों को जला देता है। उधर सेंट्रल जेल में हम विश्वनाथ को देखते हैं जो शराब के नशे में धुत होता है और उसका नाम इन सब में न आए इसलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। उस लाल फाइल के बाहर आने से बहुत से मिनिस्टर्स की कुर्सी हिल सकती है। वहीं चित्रा दशरथ को थैंक्स कहती है और इसी मास्टरपीस क्लाइमेक्स के साथ ये वेब सीरीज 9 आवर्स यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।